नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों का भी स्वागत है। चलिए, तो हमने अभी पिछले लाइव कक्षाओं में इसको वीडियो को देखा था। उस दिन हमारा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण पूरा जो है नहीं हो पाई थी क्लास। तो चलिए हम इसको रिवीजन करा देते हैं और जहाँ तक हम पढ़ा लिए थे उसके आगे जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेखा रेखा किसे कहते हैं? जिस ज्यामितीय आकृति में केवल लंबाई पाई जाती है किंतु चौड़ाई और न ही मोटाई पाई जाती है, रेखा कहलाती है। और रेखा को हमने बताया था कि रेखा को प्रदर्शित करते हैं किसी भी जो हमारे रेखा का बिंदु जो होता है उस पर जो है दो ऊपर से उसके ऊपर देखिए इस तरह तीर का निशान दोनों तरफ बना करके रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। और इसे पढ़ने का तरीका भी है रेखा ए बी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें रेखाखंड को भी हमने कल बताया था कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड हमारे इस टॉपिक में छूट गया था। तो रेखाखंड भी हमने बताया कि रेखाखंड क्या है। तो हम कहेंगे रेखा के दो बिंदुओं के जो दो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चिन्हित बिंदु होते हैं, इनके बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। ये हम रेखाखंड कहेंगे। और रेखाखंड को प्रदर्शित करने का तरीका है कि रेखाखंड के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, एक जो है लाइन खींच देते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया कोण क्या होते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके बीच झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने रेखाएं हैं और इनके बीच जो झुकाव है ये थीटा है, यह कोण है। इसका मान अलग अलग हो सकता है। चलिए, तो दो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर अगर एक बिंदु है, यहाँ से निकलने वाले दो किरणें भी हैं, तो दो किरणों के बीच जो झुकाव होता है यह भी कोण कहलाता है, ठीक है। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अगर यहाँ पर थीटा बनता है तो थीटा कहते हैं। रेखाखंड का अंत बिंदु भी होता है, प्रारंभ बिंदु होता है। किरण को भी हमने नहीं बताया था, किरण भी देख लीजिए, किरण क्या होती है। तो किरण की कुछ विशेषता होती है। किरण को हम क्या करते हैं, अगर एक बिंदु है यहाँ पर O है और इससे यह A और B किरणें निकल रही हैं तो इससे हम कहेंगे किरण OA। और किरण को प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर एक तरफ तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है। किरण को एक तरफ से प्रदर्शित करते हैं। रेखा के ऊपर रेखाखंड के ऊपर केवल जो है चिन्ह खींचते हैं और रेखा के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, दोनों तरफ तीर लगाते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने देख लिया, कोण के बारे में देख लिया। आगे आते हैं। हमने बताया कि रेखा एवं कोण के तिर्यक प्रमेय। हमने कहा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर रेखाओं को, देखिए हमारे खींचने में समांतर नहीं लग रहा है लेकिन ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं की पहचान क्या है, कैसे जानेंगे समांतर रेखाएं हैं? तो वहाँ पर लिखा रहता है, अगर एक रेखा यमयन है और यहाँ पर इस तरह देखिए दो लाइन अगर खींचा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तीन चार परिणाम प्राप्त होते हैं, उसको देख लेते हैं। एक तो परिणाम प्राप्त होता है संगत कोण का, ठीक है। एक संगत कोण का परिणाम होता है, एक शीर्षाभिमुख कोण का परिणाम प्राप्त होता है और एक एकांतर कोण का परिणाम होता है। तो देखिए संगत कोण क्या होते हैं, एक अंतः क्षेत्र में स्थित कोण और एक बाह्य क्षेत्र में स्थित कोण, ठीक है। एक ही तरफ जो है तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद करते हैं, एक ही तरफ जो बनने वाले हैं, एक रेखा पर अंतः क्षेत्र का कोण और दूसरी जो है सरल रेखा जो होती है उस पर दूसरे क्षेत्र पर जो बाह्य क्षेत्र का कोण जो होते हैं आपस में संगत कोण होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, तो हम कहेंगे दो समांतर रेखाएं जो है उसको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। वैसे संगत समांतर रेखा भी नहीं हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन हम संगत समांतर रेखा का प्रमेय पढ़ रहे हैं तो इसमें इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक रेखा पर अंतः क्षेत्र का कोण और दूसरी रेखा पर बाह्य क्षेत्र का कोण, ठीक है। एक का अंतः दूसरे का बाह्य का कोण आपस में संगत कोण होते हैं। यहाँ पर अगर एक का अंतः लेंगे तो दूसरे का बाह्य लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाह्य लेंगे, इधर लेंगे। यहाँ पर अंतः क्षेत्र का लेंगे तो बाह्य क्षेत्र का कोण यहाँ का लेंगे, यहाँ का अंतः क्षेत्र का लेंगे तो यहाँ पर बाह्य क्षेत्र का कोण लेंगे। हमने मान लिया कि नंबरिंग कर दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
हम यहाँ पर जो लिखे हुए नंबर इसको ध्यान में नहीं रख के कर रहे हैं, हम दूसरा जो नंबर आपको दे रहे हैं, तो आप इसके अनुसार इसको नोट करके चेक करिएगा। एक का संगत कोड क्या होगा? संगत कोड, जो संगत कोड बनेंगे, तो एक का संगत कोड होगा कोड 5, क्योंकि एक देखिए जो है बाह्य क्षेत्र में है और 5 अंतर क्षेत्र में है, और तिर्यक रेखा के दोनों जो है एक ही तरफ है। एक रेखा पर 1 बन रहा है तो दूसरी रेखा पर 5 बन रहा है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे 3 का जो होगा। 3 का क्या होगा? तो 3 का हम कहेंगे 7 होगा। इधर का हमें निकल गया। अब आते हैं 2 का, तो 2 का जो कि बाह्य क्षेत्र का है, ठीक है, 2 का बाह्य क्षेत्र का है, तो 2 का जो होगा 6 होगा, और 4 का होगा 8। तो हमने यहाँ पर इसको देख लिया संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं कि हम कहेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इन रेखाओं का शीर्ष केवल मिला हो और उनकी कोण बनाने वाली भुजा से कोई संबंध नहीं होता है, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर कोण यहाँ पर 1 बन रहा है, कोण यहाँ पर 2 बन रहा है, कोण यहाँ पर 3 बन रहा है और कोण यहाँ पर 4 बन रहा है, तो शीर्षाभिमुख 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? कोण 2 होगा। और कोण 3 का शीर्षाभिमुख क्या होगा? कोण 4 होगा। और शीर्षाभिमुख कोण चाहे रेखाएं समांतर हो या असमांतर हो, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण को हमने देख लिया, अब हम शीर्षाभिमुख कोण को भी देख लिया। अब देखेंगे हम एकांतर कोण के बारे में, एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एकांतर कोण को भी देख लेते हैं। चलिए एक नई स्लाइड हमने ले लिया है, इस पर देखते हैं कि देखिए एक हमारी एक समांतर रेखा है, ठीक है, एक समांतर रेखा है और इस पर एक दूसरी समांतर रेखा से हमने प्रतिच्छेद करा दिया, ठीक है। रेखा को जब भी हम बनाएंगे दोनों तरफ तीर का निशान जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो एकांतर कोण क्या कहते हैं कि एकांतर कोण या तो अंतः क्षेत्र में होंगे या बाह्य क्षेत्र में होंगे। तो एक तिर्यक रेखा के एक तरफ होगा और दूसरा जो है दूसरी तरफ होगा। दोनों ही कोण अंतः क्षेत्र में होंगे और एक तिर्यक रेखा के एक तरफ होगा और दूसरा जो कोण होगा दूसरी वाले जो तिर्यक जो समांतर रेखा है, तो एक कोण पहले समांतर रेखा के एक तरफ होगा और दूसरी समांतर रेखा के दूसरी तरफ जो कोण होगा वो आपस में एकांतर कोण कहलाएंगे। यदि हम इसका नाम रखें 1 और इसका नाम रखें 2, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, इसका रखें 3 और इसका रखें 4, यहाँ पर नाम रख देते हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो हम बात करेंगे कोण 1 एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण होंगे और अंतः क्षेत्र के एकांतर कोण, अंतः, ठीक है, यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं। अंतः क्षेत्र के एकांतर कोण जो होंगे वो कौन से होंगे? तो हम कहेंगे कोण 1 का एकांतर कोण होगा कोण 6, ठीक, और कोण 4 का एकांतर कोण होगा कोण 7, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। वाह्य एकांतर कोण कौन होंगे? वाह्य एकांतर कोण, वाह्य क्षेत्र के एकांतर कोण जो होंगे, यहाँ पर अंतः क्षेत्र को हमने लिया था पहले, वाह्य क्षेत्र का हमने कहा कि दोनों कोण होंगे तिर्यक रेखा के विपरीत। पहली वाली समांतर रेखा है उसके एक तरफ होगा तो दूसरा कोण जो होगा उसके विपरीत वाले पर होगा, वो भी बाह्य क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कोण 2 का जो एकांतर कोण होगा कोण 5 या 5 का 2, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और हम कहेंगे 8 का जो एकांतर कोण होगा यहाँ पर कोण 3। आशा करते हैं आप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इसमें हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे, शीर्षाभिमुख कोण
जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे हमारे, तो हम कहेंगे एक का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, तो एक का हम कहेंगे 2 होगा। 3 का क्या होगा, तो 3 का हम कहेंगे कोण 4 होगा। कोण 7 का शीर्षाभिमुख क्या होगा, तो हम कहेंगे कोण 8 होगा। हम कहेंगे कोण 5 का शीर्षाभिमुख क्या होगा, तो कहेंगे कोण 6 होगा। उल्टा भी कर सकते हैं, 2 का 1, 4 का 3, 8 का 7, 6 का 5 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको देख लिया। अब एक थ्योरम्स में आपको और चलते हैं। तिर्यक रेखा का जो हमने परिणाम यहाँ पर देख लिया। चलिए अब रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं उस पर समझते हैं। रैखिक युग्म के कोण का आशय है कि रेखा जो है, चलिए देखिए यहाँ पर एक हमारी रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर इसका कहीं सेंटर है, यहाँ पर एक रेखा के दोनों तरफ किरणें जा रही हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं इसको हम जानते हैं कि 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और एक जब सरल रेखा पर किसी बिंदु से एक कोई और रेखा निकलती है, तो यहाँ पर दो तरफ कोण बनते हैं, एक दाएं तरफ बनता है, एक बाएं तरफ बनता है। ठीक, यदि यहाँ पर अल्फा कोण बना और यहाँ पर बीटा कोण बना, तो हम कहेंगे कि अल्फा और बीटा कोण रैखिक युग्म के कोण होते हैं। ठीक है, और रैखिक युग्म के कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे रैखिक युग्म के कोण कौन है, कोण अल्फा और कोण बीटा हमारे रैखिक युग्म के कोण हैं, और रैखिक युग्म के कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। आगे के जो हम सवाल लगाएंगे इसमें इस चीज़ को दिया रहेगा, तो अभी से आप इसको देखते चलिए। एक चीज़ और कर लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं कि यदि, चलिए हमने देखा एक रेखा खींच लिया, ठीक है, एक रेखा हमने खींच लिया और यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लेते हैं। यहाँ से रैखिक रेखा सरल रेखा पर एक बिंदु न होकर के 3-4 बिंदु निकल जाते हैं, 3-4 किरणें निकल रही हैं। तो यहाँ पर हम 2 किरणें निकाल करके दिखा रहे हैं, 2 किरणें निकल रही हैं। यहाँ पर एक किरण और ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर x कोण बन रहा है और यहाँ पर y कोण बन रहा है, यहाँ पर z कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर m कोण बन रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो सरल रेखा पर होती है और सरल रेखा के किसी बिंदु पर जो कोण बनते हैं वह होता है 180 डिग्री का। ठीक है, इसको हम पिछले वीडियो में आपको बताया। तो हम कहेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण यम का मान होगा हमारा 180 अंश। तो ऐसे भी कर सकता है, इसमें से आपको 2 का मान दे करके तीसरे का पूछ सकता है, 3 का दे करके चौथे का पूछ सकता है, और उसमें कितनी रेखाएं निकली इसके आधार पर हम जानेंगे कि रैखिक युग्म के कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। इसी के आधार पर निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण अभी आपको हमने बताया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमने बताया, इसके थोड़ा सा थ्योरम्स को भी देखते हैं, चलते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, हमने कहा कि दो रेखाएं हैं, ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों का शीर्ष एक ही होगा और कोण बनाने वाली भुजाओं के बीच कोई संबंध नहीं होगा, ऐसे कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यदि यहाँ पर x कोण बन रहा है और यहाँ पर y कोण बन रहा है, तो हम कहेंगे कि कोण x का जो शीर्षाभिमुख कोण होता है y होता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात यदि कहा जाए कि यहाँ पर देखिए कोण 30 अंश बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हमने समझ लिया। आते हैं कोटि पूरक कोण के बारे में बात करते हैं। कोटि पूरक कोण क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। कोटि पूरक कोण हम कहेंगे जब दो कोणों का योग 90 अंश का होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का कोटि पूरक होता है। देखिए यहाँ पर यह ए है और यह बी है। ए बी पर जो हमारा AC लंब है, ठीक है, तो यहाँ पर कोण हमारा बनाएगा कितना, 90 अंश का। और 90 अंश के कोण को के अगर बीच दो कोण हों और इनके जो योग होगा 180 अंश होगा, यानी कोटि पूरक कोण क्या होंगे,
तो जिन कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें कहेंगे कोटिपूरक कोण। यदि यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर वाई कोण बन रहा है तो हम कहेंगे यक्स कोण यक्स का मान और कोण वाई का मान हो जाएगा कितना, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम में एक चीज़ और सीखने की बात है यहाँ पर, देखिए ठीक है, तीन यहाँ पर निकल गए यक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो याद रखना तीनों का योग ही होगा 90 अंश। तो कोटिपूरक कोण किसे कहेंगे, तो कहेंगे दो कोणों का योग, जिन योग 90 अंश होता है उन्हें कहेंगे कोटिपूरक कोण। सवाल परीक्षा में आपसे कैसे पूछा जा सकता है, कहेगा कि एक कोण किसी कोटिपूरक कोण का में एक कोण का मान 30 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान बताइए। तो हमने कहा कि दो कोण का मान हमने बताया था कि होता है 90 अंश। ठीक है, तो एक का मान हमको दिया है 30 डिग्री, हमको दे दिया है 30 अंश दे दिया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो 30 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। देखिए कोण को हम कोण के अंदर नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कोण ए बराबर होगा 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो दूसरा कोटिपूरक कोण हमारा निकल जाएगा 60। ठीक है, तो दो कोटिपूरक कोणों का योग होता है 90 अंश। तो इसे आप नोट भी कर लेंगे कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो प्रत्येक एक दूसरे का कोटिपूरक कोण होता है या कहलाता है। अगला टॉपिक पाते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, हम कहेंगे जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे कहेंगे संपूरक कोण। इसी टॉपिक को हमने वहाँ पर दिखाया भी था आपको कि जब दो कोणों का योग होता है 180 अंश तो हम उसे कहेंगे संपूरक कोण। ठीक है, यदि यहाँ पर हम बात कर लें कि जो दो कोण हमारे हैं, एक रेखा है और यहाँ पर हम बात कर लें सरल रेखा है, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं यक्स और वाई, तो हम बात करेंगे दोनों यानी यक्स प्लस वाई का जो मान होगा कोण का, ठीक है, यक्स डिग्री और वाई डिग्री कोण आपस में कितने होंगे जोड़ने पर योग 180 अंश। तो हम कहेंगे यक्स और वाई एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। कोटिपूरक कोण में क्या था, कोटिपूरक में जो है दो कोणों का योग 90 अंश होता है और संपूरक में दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक होता है। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का कोटिपूरक कोण होता है। इसे आप नोट करेंगे, चिन्हित करेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक चित्र में देखिए एक सवाल दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में आपको दे दिए हैं। सवाल आगे अभी और भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर तीन कोण दिए गए हैं, हमने कहा 3 4 5 कुछ भी पूछ लिया है, हम नियम का प्रयोग, हमको पता चल गया कि नियम से क्या होता है उसके आधार पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था, आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो कोण बनते हैं, एक रेखा है, ठीक है, और ये बिंदु है, यहाँ से एक रेखा न निकल करके कितनी रेखा निकली हैं, दो रेखाएं निकली हैं। ठीक है, दो रेखाएं निकली हैं, तो हमने बताया था कि इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो हम कहेंगे कोण ए कोण का प्लस कोण बी का प्लस कोण सी का जो योग होगा 180 अंश होगा, क्योंकि यह संपूरक कोण है। ठीक है, सरल रेखा पर कोण जो है बनते हैं 180 अंश का, तो 180 अंश तीनों का मान होता है। उसी प्रकार हम इस सवाल को भी हल करेंगे। तो हमने कहा पहला कोण हमने देखा x प्लस 20 है। ठीक है, दूसरा कोण देखा हमने, पहले कोण को हमने लिख दिया, जोड़ दिया। ठीक है, फिर दूसरे कोण को 2x प्लस 30 को जोड़ दिया, फिर तीसरे कोण को भी 2x माइनस 10 को जोड़ दिया और ये हमारा हो गया 180 अंश के बराबर हो गया। ठीक है, जोड़ने पर हमारा आया ये 5x प्लस 10 बराबर 180 अंश। इनको पक्षांतर करके करेंगे, 40 आ जाएगा, माइनस में 180 से घटेगा 140 हो जाएगा। 140 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, ये हमारा यक्स का मान आ जाएगा हमारा 28 डिग्री। तो हमसे यक्स का ही मान पूछा हुआ है। ठीक है, यदि हमसे पूछता कि कोण यहाँ पर अगर इसका कोई नाम रखा होता, कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे कोण ए का मान कितना होगा, तो कोण ए का मान होगा 28 डिग्री और प्लस 20 डिग्री। ठीक है, बराबर हम कहेंगे 48 अंश या 48 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे बी का मान कितना होगा, तो बी के मान पर बात करेंगे, हम कहेंगे 2 गुणे 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा
ये 8 दूना के 16, 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूना 2 दूना के 4 1 5 और प्लस 30 डिग्री। तो हम कहेंगे इनका मान हो जाएगा 86 डिग्री। ठीक है, सवाल कैसे भी पूछ सकता है। चलिए तीसरा जो दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे 28 डिग्री माइनस 10 डिग्री कम करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 56 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर हमारा हो गया 46 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पुनः कि ए बी सी डी को जोड़ने पर क्या हमारा 180 अंश होगा, तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ए का मान हमने निकाला है 48 डिग्री। ठीक है, बी का मान हमने कितना निकाला है 86 डिग्री निकाला है और हमारा सी हो गया 46 डिग्री का। ठीक है, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो हमारा मान आया 8 6 14 14 6 20 20 के 0 यहाँ से लगा 2 और हो गया 8 4 12 12 4 16 16 2 18 180 डिग्री। ठीक, इस तरह साबित भी कर लेंगे। तो इस तरह आप सवाल जो है लगाएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज को थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे। त्रिभुज को ट्रायंगल भी कहते हैं। चलिए, 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 भुजा वाली आकृति त्रिभुज नहीं कहलाती है। 3 भुजा से घिरी आकृति यानी तीनों के शीर्ष एक दूसरे से सटे हों, शीर्ष और जो है उसकी पूंछ जो आपस में सटे हों, तो ऐसी आकृति को त्रिभुज कहलाते हैं। इसी देखिए यहाँ पर भी 3 भुजा है, यह त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजाओं के जो है आपस में मिला होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखा त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज में हम बात करते हैं, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं और आपको ले चलते हैं, इसको समझाते हैं। ए बी सी। ठीक है, चलिए हमने देखा कि एक त्रिभुज है, 3 भुजा से घिरी आकृति। तो इसमें कुछ बातें हैं प्रमुख, उसको समझ लेते हैं। इसमें समझ लेते हैं शीर्ष। एक त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, तो हम कहेंगे शीर्ष होते हैं 3। शीर्षों के नाम क्या हैं, ए बी और सी। कोण कितने होते हैं, एक त्रिभुज में कोण बनते हैं कितने, 3 बनते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कोण ए को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं बी ए सी। ठीक है, कोण ए को हम प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरह। कोण बी को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कोण बी को इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जहाँ पर कोण बनेगा उस बिंदु को बीच में रखना है आपको, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सी ए बी। इसे भी हम लिख सकते हैं सी बी ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कोण सी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी को लिख सकते हैं ए सी बी, या हम इसे कह सकते हैं कोण बी सी ए। तो इस तरह कर सकते हैं। हम बात करते हैं को त्रिभुज में विकर्ण की, कि त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं। तो विकर्ण हमारे त्रिभुज में नहीं होते हैं। 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है विकर्ण कहलाती है। तो त्रिभुज में विकर्ण की संख्या होगी 0 शून्य। ठीक है, त्रिभुज में हमारे विकर्ण नहीं होते हैं। तो इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और अगली बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। हम कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यहाँ पर अगर जो कोण बन रहे हैं ए, ठीक है, बी और ये सी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वह होता है 180 अंश। सबसे प्रमुख प्रमेय है, इसको याद रखेंगे। हम बात करते हैं इसमें अभी कुछ छूटा हुआ चीज़ें हैं। भुजा, भुजा हमने नहीं लिखा है, तो हम कहेंगे त्रिभुज में भुजा भी होती है 3। ठीक है, एक भुजा का नाम होगा ए बी, या हम ए बी न लिख कर इससे बी ए भी लिख सकते हैं, जैसे पढ़ना चाहें। दूसरी भुजा हमारी होगी ए सी,
ए सी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं सी ए। हमारी तीसरी जो भुजा होगी बी सी होगी, बी सी भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं सी बी। ठीक है, तो इस पर और त्रिभुज पर हमारे प्रमेय है, एक क्लास हमने और लिया हुआ है, इसके विस्तृत चलेंगे शीर्ष, कोण, मध्यिका, इनके बारे में समझेंगे आगे वाले वीडियो में। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 40 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा। ठीक है, तो हमने बताया क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हमारा यहाँ पर देखिए लगा करके त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो तीसरा कोण मान लेते हैं x डिग्री है, तो नहीं x और 30 और 40 को जोड़ने पर आएगा 180, और यहाँ पर 40 और 30 को जोड़ देंगे हो जाएगा 70, और 70 को हम 180 में से घटा देंगे, हमारा आ जाएगा तीसरा कोण 110 अंश। तो ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, आप वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले करके अपना नोट कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर पूछा है त्रिभुज के प्रकार, तो समबाहु। ठीक है, पहला जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और जब भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण जो है भी बराबर होते हैं, यानी तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। तो 180 को हम 3 भाग में बांटेंगे तो हमारा एक कोण का मान आ जाएगा 60। तो इसकी डिफिनीशन लिख देंगे, इसकी प्रत्येक भुजा समान तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तथा उसके समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि हमारा त्रिभुज है ए बी सी, और ए बी और ए सी जो है बराबर हैं, तो कोण बी और कोण सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस थ्योरम का उपयोग करके हम आगे सवाल लगाएंगे। आगे आते हैं तीसरे नंबर पर विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं होती हैं जिनकी माप बराबर नहीं होती है, हमने एक यहाँ पर देखी, हमने बना दिया, यहाँ पर अलग अलग भुजाएं हैं। अगर ये ए होगा और यह बी होगा और ये सी होगा, तो हम कहेंगे भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा ए सी। यह बराबर नहीं होंगे, यह बराबर नहीं होंगे, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होंगी, तो इसे हम कहेंगे, यह कोण की जो शर्त है। तो विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं होती तो कोण भी बराबर नहीं होंगे, यानी कोण ए कोण बी नॉट इक्वल होगा, कोण सी भी नॉट इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है। यानी जो भी इसमें तीन हमारे जो है कोण दिखाई दे रहे हैं, यानी तीनों कोणों का जो मान होगा सब 90 अंश से छोटे होंगे। अगर यहाँ पर मान लेते हैं जो कोण होगा 90 अंश से छोटा होगा, यहाँ का भी कोण 90 अंश का भी छोटा होता है, यहाँ का भी 90 अंश से छोटा होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जब 90 अंश से कम होता है तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पर कोणों के आधार पर हम निकाले हैं, भुजाओं से कोई संबंध नहीं है इनका। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या है, तो हम कहेंगे जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो, ठीक है, उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। चलिए आगे आते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर बहुत सारे प्रमेय हैं, इसको ध्यान में रखना है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, इसका एक कोण 90 अंश होता है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होगा तो वह कोण कहलाएगा समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय इसी पर थ्योरम पर आधारित है। समकोण
के सामने की भुजा कर्ण होती है। जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है इसके सामने जो ये भुजा है ये हमारा कर्ण कहलाएगा। ठीक है, और ये आपस में भुजाएं लंब आधार होती हैं, लंब और आधार होती हैं। इसमें लंब किसी को भी मान सकते हैं। यदि इधर आधार होगा तो लंब ये हो जाएगा, अगर आधार यहाँ पर नीचे यदि होता है तो लंब ऊपर हो जाएगा। तो इसे हम मान लेते हैं लंब है, ठीक है, और इसे मान लेते हैं आधार है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि यदि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए इसी प्रकार का जो है कि एक त्रिभुज बना दिया जाए। ठीक है, एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर 90 अंश का कोण है और यहाँ कह रहा है कि यहाँ का मान 3 है और यहाँ का मान 4 है, तो इसका मान क्या होगा? तो हम मान लेते हैं इसका मान यक्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे? यक्स का वर्ग बराबर 3 का वर्ग और धन 4 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3 तरीके 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 25। तो यक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 25, तो यक्स का मान भी हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है लगाएंगे। समकोण त्रिभुज हमने देख लिया। समकोण त्रिभुज कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण की मध्यिका कर्ण की आधी होती है। जो समकोण त्रिभुज होता है कर्ण की जो है मध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो ये थ्योरम हमें आगे और भी मिलेगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का कोई भी कोण 180 अंश से कम हो लेकिन 90 अंश से बड़ा हो। जिस त्रिभुज का मान 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से कम हो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि भुजाओं के आधार पर भी कोण त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं चतुर्भुज। हम इसके पहले वाला जो टॉपिक था हमने एक बार पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे। यहाँ पर हमने आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पर चलते हैं विस्तारित रूप से।